नमस्कार, देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद पर आखिरकार संघर्ष विराम हो गया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कुआलालंपुर में हुए शांति वार्ता के बाद बिना शर्त युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। मलेशिया ने इस वार्ता की मेजबानी की। अमेरिका ने व्यापार दबाव डाला, जबकि चीन ने शंघाई में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। दशकों पुराने प्रेय विहार मंदिर क्षेत्र को लेकर विवाद में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। संघर्ष विराम के बाद भी सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार है। 4 अगस्त को प्रस्तावित बैठक में स्थायी समाधान की उम्मीद की जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। थाईलैंड कंबोडिया में सीज फायर। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाईलैंड के साथ जारी सीमा विवाद में युद्ध विराम की घोषणा की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से दोनों देशों के बीच जारी तनाव में कमी आएगी और शांति की दिशा में पहल होगी। इस सीज फायर में चीन और अमेरिका ने मध्यस्थता की है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई शांति वार्ता में थाईलैंड की ओर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम विचायाचाई और कंबोडिया की ओर से प्रधानमंत्री हुन मानेट ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। थाईलैंड कंबोडिया के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद नया नहीं है। ये विवाद मुख्यतः प्रेहा विहार मंदिर के आसपास के क्षेत्र को लेकर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर पर कंबोडिया का अधिकार मान लिया था, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में टकराव चलता रहा है। समय समय पर सैन्य संघर्ष भी होते रहते हैं। शांति के लिए मलेशिया ने करवाई वार्ता। संघर्ष की भयावहता को देखते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों पक्षों को कूटनीतिक मेज पर लाने की कोशिश की। उन्होंने 28 जुलाई को एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में युद्ध विराम की सहमति बनी और दोनों पक्षों ने बिना शर्त संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए। मलेशिया की इस पहल की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सराहना की है। अमेरिका ने व्यापार दबाव से निभाई भूमिका। संघर्ष खत्म करने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि यदि युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका थाईलैंड और कंबोडिया के साथ व्यापार समझौते रद्द कर सकता है और 36% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ये दबाव असरदार साबित हुआ और दोनों देशों ने युद्ध विराम को गंभीरता से लेना शुरू किया। चीन की मेजबानी में शंघाई में हुई अहम बैठक। जुलाई को चीन ने शंघाई में एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की, जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया के विदेश मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता चीन के उप विदेश मंत्री सन वेडोंग ने की। इस बैठक में दोनों देशों ने फिर से संघर्ष विराम को स्वीकारा और संवाद जारी रखने का संकल्प लिया। इस बैठक को चीन की मध्यस्थता शक्ति के तौर पर प्रचारित किया गया। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर संघर्ष ने ली कई जानें। थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आम नागरिक और सैनिक शामिल हैं। करीब 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। गांवों को खाली कराया गया और हजारों लोग सीमावर्ती जंगलों की ओर भागे। संघर्ष में रॉकेट लॉन्चर, भारी तोपें और ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ। संघर्ष ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा है। कंबोडिया और थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में बसे गांवों को खाली कराना पड़ा। कई लोग अपने मवेशियों और सामान को छोड़कर भागे। हजारों परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने जंगलों में शरण ली। 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिनमें से बड़ी संख्या में कंबोडियाई प्रवासी थाईलैंड से अपने देश लौटने को मजबूर हुए। कई लोगों के खेत, दुकानें और घर पूरी तरह नष्ट हो गए।
4 अगस्त की बैठक से स्थायी समाधान की उम्मीद है। संघर्ष विराम के बाद भी सीमावर्ती इलाकों में रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें आई। थाईलैंड ने 2 बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया, खासकर सिसाकेट और सुरीन प्रांत में। कंबोडिया ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन स्वतंत्र निगरानी की मांग की। अब सभी की नजरें 4 अगस्त को होने वाली द्विपक्षीय सैन्य बैठक पर टिकी है। इस बैठक में सीमा से सैनिकों को हटाने, निगरानी व्यवस्था स्थापित करने और विवादित इलाकों की पहचान करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि पड़ोसी देश में भारत की मजबूती का प्रतीक बन गया। कभी इंडिया आउट का नारा देने वाले राष्ट्रपति मोइजू अब खुद मोदी की तारीफ करते नजर आए। मालदीव की सड़कों पर मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजे और भारत ने 4,850 करोड़ का विकास कर्ज दिया। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत भी शुरू हुई। चीन की मौजूदगी के बीच भारत की शांत कूटनीति ने बड़ा असर डाला। मोदी की मुलाकातें सरकार और विपक्ष दोनों से रही। ये सब दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ पड़ोसी नहीं, वैश्विक नीति निर्माता बन चुका है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंडिया आउट से इंडिया इन, मालदीव में बदला माहौल। मालदीव में एक समय ऐसा था जब इंडिया आउट अभियान जोरों पर था। यह विरोध सरकार समर्थकों और कुछ राष्ट्रवादी समूहों द्वारा भारत की मौजूदगी के खिलाफ था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और सख्ती के बाद प्रधानमंत्री मोइजू को भी यह एहसास हो गया कि भारत के सहयोग के बिना मालदीव का जीवन यापन मुश्किल है। इसी के चलते मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री को मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया। मालदीव की सड़कों पर गूंजे मोदी जिंदाबाद के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान मालदीव की सड़कों पर मोदी जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। आम नागरिकों ने भारतीय प्रधानमंत्री का खुले दिल से स्वागत किया। ये दृश्य दर्शाता है कि भारत की छवि वहां सिर्फ एक शक्ति की नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय सहयोगी की है। मोदी की लोकप्रियता अब सीमाओं से परे पहुंच चुकी है और ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत उदाहरण है। भारत की सहायता, विशेषकर कोविड और अन्य संकटों में मदद, मालदीव्स को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को मोइजू ने बताया अद्भुत। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो कभी इंडिया आउट के समर्थन में दिखे थे, अब प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, जन समर्थन और नीति में भी दिखाई दिया। राष्ट्रपति मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अद्भुत व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पड़ोसियों से संबंध बनाना पसंद करते हैं और भारत व मालदीव के बीच सहयोग को उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया है। ये बयान केवल राजनयिक भाषा नहीं, बल्कि उस सोच में बदलाव का संकेत है जो कुछ समय पहले भारत के प्रति संशय से भरी हुई थी। अब दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने की बात खुद मालदीव की सरकार कर रही है। भारत ने मालदीव को दिया 4,850 करोड़ का कर्ज। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज देने की घोषणा की है। यह कर्ज बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाओं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए दिया गया है। इस सहयोग की खास बात यह है कि ये बिना किसी शर्त के बेहद किफायती दरों पर है। इससे ये संदेश जाता है कि भारत का उद्देश्य सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि विकास है। यह आर्थिक मदद ऐसे समय में आई है जब मालदीव पर चीन का कर्ज भार भी बढ़ा हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बढ़ेगा व्यापार सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू करने की घोषणा हुई है। यदि ये समझौता होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक टैक्स कम होंगे, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान और आसान होगा। भारत पहले से ही मालदीव का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। इस पहल से भारतीय कंपनियों को और अधिक अवसर मिलेंगे और मालदीव की अर्थव्यवस्था को विविधता मिलेगी। भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी से चीन पस्त।
मालदीव में चीन अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा रहता है। बंदरगाह, सड़कें और ढांचागत परियोजनाओं में चीन ने अरबों डॉलर झोंके हैं, लेकिन भारत ने अपने तरीके से बिना आक्रामकता के सहयोग और विकास के जरिए अपना प्रभाव बनाए रखा है। प्रधानमंत्री मोदी की शांत लेकिन निर्णायक मौजूदगी चीन की आक्रामकता रणनीति के मुकाबले कहीं ज्यादा स्थायी और असरदार साबित हो रही है। ये स्मार्ट डिप्लोमेसी की मिसाल है। भारत की समावेशी विदेश नीति। मोदी की इस यात्रा में सिर्फ सरकार से नहीं, विपक्षी नेताओं से भी बातचीत हुई। इसका स्पष्ट संदेश था, भारत सरकारों के नहीं, देशों के साथ रिश्ते बनाता है। ये परिपक्व विदेश नीति का प्रतीक है। मालदीव की जनता, राजनीतिक वर्ग और प्रशासन को साथ लेकर चलना भारत की समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वही दृष्टिकोण है जो भारत को एक स्थायी, भरोसेमंद नेतृत्वकर्ता बनाता है। भारत अब क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक नेतृत्वकर्ता। मालदीव जैसी यात्रा ये साबित करती है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो, अफ्रीका में निवेश हो या इंडो पैसिफिक रणनीति, भारत अब वैश्विक नीति निर्धारक है। मोदी की मालदीव यात्रा सिर्फ एक पड़ोसी देश में उपस्थिति नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक नेतृत्व का एक और ठोस प्रमाण है। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एक रणनीतिक संदेश थी। भारत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का मूल स्तंभ है। मोदी जिंदाबाद के नारों से लेकर राष्ट्रपति मोइजू की प्रशंसा तक हर स्तर पर यह साबित हुआ कि भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। सहयोग, विकास और स्थिरता, यही है भारत की विदेश नीति की असली ताकत। ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह संकेत दिया है कि यदि इजराइल गाजा में मानवीय संकट को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो यह मान्यता दी जाएगी। फ्रांस पहले ही यह घोषणा कर चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। ब्रिटेन की संसद में भी इस फैसले के पक्ष में बड़ी संख्या में सांसद हैं। यह कदम दो राष्ट्र समाधान की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अमेरिका ने भी खुले समर्थन से परहेज नहीं किया। इस मान्यता से फिलिस्तीन जनता को राजनीतिक समर्थन मिलेगा, लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया और भविष्य की शांति प्रक्रिया अहम साबित होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्रिटेन की फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है, यदि इजराइल युद्ध बंद और गाजा में मानवीय संकट समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाता, तो ब्रिटेन सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। ये निर्णय फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन द्वारा पहले ही सितंबर में फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा के बाद आया, जिससे ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव और बढ़ा। ब्रिटेन के सामने आंतरिक दबाव। ब्रिटेन की सरकार को अपने ही सांसदों और कैबिनेट मंत्री समूह से दबाव झेलना पड़ रहा है। लगभग 200 से अधिक सांसदों ने एक ओपन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से तुरंत फिलिस्तीन राज्य की मान्यता की मांग की है। कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य, जिसमें न्याय मंत्री शबाना महमूद, स्वास्थ्य सचिव वेस स्टेटिंग, डिप्टी पीएम एंजेला रेयनर, होम सेक्रेटरी येवेट कूपर इन आंदोलनों की अगुवाई कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में हो सकता है बड़ा कूटनीतिक असर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मैक्रो के ऐलान के बाद फिलिस्तीन को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। यह कदम मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को नया मोड़ दे सकता है। साथ ही इजराइल और उसके सहयोगी देशों के साथ फ्रांस और ब्रिटेन के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। फिलिस्तीन ने किया स्वागत, बताया ऐतिहासिक निर्णय। फिलिस्तीन प्रशासन ने फ्रांस ब्रिटेन के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा
2021 में फलस्तीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी और दूर राज्य समाधान की उम्मीद को बल मिलेगा। कितने देशों ने फलस्तीन को दी मान्यता? 135 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश फलस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देश ऐसा नहीं करते। फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड पहले ही फलस्तीन राज्य को मान्यता दे चुके हैं। ब्रिटेन ने हालिया समय में फलस्तीन राहत एजेंसी के लिए फंड को फिर से बहाल किया है और कुछ इजरायली कट्टरपंथी नेताओं पर प्रतिबंध भी लगाया है, जिस पर इजराइल की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। संभावित परिणाम और चुनौतियां। विशेषज्ञों का मानना है कि फलस्तीन राज्य की मान्यता एक प्रतीकात्मक कदम हो सकता है, लेकिन भू राजनीतिक और मानवीय संकट को समाप्त करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, विशेषकर अगर यह केवल दिखावे तक सीमित रह जाए। इजराइल इसे आतंकवाद को पुरस्कृत करने वाला कदम मान सकता है, जबकि अमेरिकी और इजरायली गठजोड़ का प्रभाव ब्रिटिश आर्थिक और सामरिक हितों पर असर डाल सकता है। यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी जारी है देश दुनिया खबरों का सिलसिला। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन में सिख रेजिमेंट की स्थापना को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि वो भारतीय मूल के सिख सैनिकों की एक अलग रेजिमेंट बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह यूनिट गोरखा ब्रिगेड की तर्ज पर होगी, जिसमें सिर्फ सिख सैनिक शामिल होंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शेप्स ने सिखों की वीरता और निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव तर्क संगत और समय अनुकूल है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में सिख सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया था। ब्रिटिश सिख समुदाय ने इस पहल का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इससे सिख युवाओं की सेना में रुचि बढ़ेगी और उन्हें एक विशिष्ट पहचान भी मिलेगी। यह फैसला इतिहास और परंपरा दोनों को नया सम्मान देगा। ब्रिटिश सेना में सिख रेजिमेंट का प्रस्ताव। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वो भारतीय मूल के सिख सैनिकों की एक अलग रेजिमेंट गठित करने पर विचार कर रहा है। ये प्रस्ताव दशकों पुराने विचार को फिर से सक्रिय करता है और गोरखा ब्रिगेड की तर्ज पर एक संगठित सिख यूनिट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। रक्षा मंत्री ने सिख रेजिमेंट प्रस्ताव की पुष्टि की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शेप्स ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि सिख समुदाय की सैन्य परंपरा और निष्ठा को देखते हुए ये प्रस्ताव बिल्कुल तर्क संगत है। हालांकि ये अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसे काफी समर्थन मिल रहा है।
गोरखा ब्रिगेड की तरह होगी सिख रेजिमेंट। प्रस्तावित सिख रेजिमेंट की संरचना गोरखा ब्रिगेड की तर्ज पर होगी, जिसमें विशेष रूप से सिख धर्म के अनुयायी सैनिक शामिल होंगे। गोरखा ब्रिगेड की तरह ये यूनिट भी अनुशासन, बहादुरी और विशेष कौशल के लिए जानी जाएगी। इतिहास में सिखों की वीरता अद्वितीय। ब्रिटिश सेना में सिख सैनिकों की वीरता का इतिहास गौरवपूर्ण है। पहले और दूसरे विश्व युद्धों में हजारों सिख सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी थी और कई वीरता पुरस्कार जीते थे। 20वीं सदी में उनके योगदान को आज भी ब्रिटिश इतिहास में विशेष स्थान दिया जाता है। ब्रिटिश सिख समुदाय ने किया स्वागत। ब्रिटेन में रहने वाले सिख समुदाय ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि रेजिमेंट न केवल सिख परंपरा का सम्मान करेगी, बल्कि युवाओं को सेना से जोड़ने में भी सहायक होगी। कई सिख संगठनों ने लंबे समय से इस मांग को उठाया था। सैनिकों की भर्ती में होगी बढ़ोतरी। यदि ये रेजिमेंट अस्तित्व में आती है तो सिख युवाओं में ब्रिटिश सेना में भर्ती के प्रति रुचि बढ़ सकती है। इससे सेना को बहादुर और समर्पित सैनिक मिलेंगे। वहीं सिख समुदाय को पहचान और गौरव की अनुभूति होगी। इससे विविधता को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक समर्थन। ब्रिटेन के कई सांसदों और सामाजिक नेताओं ने इस विचार का समर्थन किया है। कुछ का कहना है कि यह ब्रिटिश सेना की समावेशी नीति को आगे बढ़ाएगा। वहीं कुछ इसे सामुदायिक संतुलन की दिशा में अहम कदम मानते हैं। इससे ब्रितानी राजनीति में सिखों की भागीदारी और सक्रिय हो सकती है। पहचान और परंपरा को मिलेगा सम्मान। ब्रिटिश सेना में सिख रेजिमेंट की स्थापना न केवल एक सामरिक निर्णय होगा, बल्कि यह ऐतिहासिक न्याय और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक भी बनेगा। सिख सैनिकों की वीरता को एक समर्पित पहचान देने का यह प्रयास ब्रिटेन और सिख समुदाय दोनों के लिए गौरव की बात होगी। अगर ये योजना साकार होती है तो ये ब्रिटिश इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। चीन में गिरती जन्मदर से जनसंख्या संकट गहराता जा रहा है। 7 साल में जन्मदर आधी हो गई है और 21% आबादी अब बुजुर्ग है। वन चाइल्ड पॉलिसी के दुष्परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। इसे सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बच्चा पैदा करने पर 1,30,000 रुपए की नकद सहायता दी जाएगी। यह प्रोत्साहन खासकर उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां जन्म दर बेहद कम है। इसके अलावा सरकार टैक्स छूट, मातृत्व अवकाश और बच्चों की परवरिश में मदद जैसे कदमों पर भी विचार कर रही है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ आर्थिक सहायता से समाधान नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक और नीतिगत बदलाव जरूरी है। चीन की गिरती जन्मदर बनी राष्ट्रीय चिंता। चीन एक समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश था, लेकिन अब वहां जनसंख्या संकट गहराता जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश की जन्मदर आधी हो चुकी है। 2023 में चीन की जनसंख्या 20 लाख से घटकर 141 करोड़ रह गई, जो कि ऐतिहासिक गिरावट है। ये संकट इसलिए और भी गहरा हो जाता है क्योंकि देश की 21% आबादी अब बुजुर्ग है, जो कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। युवाओं की घटती संख्या से अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक ढांचा पर भारी दबाव हो रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी के दीर्घकालिक दुष्परिणाम। चीन ने 1980 के दशक में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी ताकि जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके। हालांकि यह नीति 2016 में समाप्त कर दी गई, लेकिन इसका असर लंबे समय तक महसूस किया गया। लाखों परिवारों ने सिर्फ एक बच्चा पाला और अब युवा पीढ़ी में बच्चे पैदा करने की इच्छा शक्ति और संसाधनों की कमी दिखाई दे रही है। इसके चलते न केवल विवाह दर घटी है, बल्कि माता पिता बनने की औसत उम्र भी बढ़ गई है। बच्चे के जन्म पर 1,30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। चीन की सरकार अब इस समस्या से निपटने के लिए नई नीतियां ला रही हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब देश में बच्चे के जन्म पर परिवार को 1,30,000 रुपए, लगभग 13,000 युआन की नगद राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में दी जाएगी जहां जन्म दर सबसे कम है। इसके अलावा बच्चों की परवरिश और शिक्षा में स्वास्थ्य के लिए सब्सिडी, टैक्स रियायतें
और मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे अन्य उपायों पर भी काम हो रहा है। सरकारी सहायता के बावजूद बच्चे पैदा करने को लेकर युवाओं में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए इन वजहों पर डालते एक नजर। युवा क्यों नहीं चाहते बच्चे? महंगाई और जीवन शैली का खर्च, शहरी इलाकों में घर, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च तेजी से बढ़ा है। करियर प्राथमिकता, युवा महिलाएं करियर को प्राथमिकताएं दे रही हैं और मातृत्व को टाल रही हैं। बदलती की सोच अधिक प्रचलित है। वर्क लाइफ बैलेंस, चीन में नौकरी के घाटे लंबे होते हैं और काम का दबाव ज्यादा होता है, जिससे परिवार शुरू करने की योजना टल जाती है। जन्म दर गिरने से अर्थव्यवस्था पर असर, गिरती जनसंख्या का असर सीधे चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। श्रमिकों की संख्या घटने से उत्पादन में गिरावट आने लगी है। इसके अलावा बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के कारण पेंशन सिस्टम पर भार बढ़ रहा है। चीन की उत्पादन क्षमता, तकनीकी नवाचार और वैश्विक व्यापार में लीडर बने रहने की कोशिशों के बीच जनसंख्या संकट एक बड़ी बाधा बन सकता है। क्या नकद प्रोत्साहन से हल होगा संकट? विशेषज्ञों की राय में सिर्फ नकद सहायता या प्रोत्साहन राशि से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। चीन को एक समग्र रणनीति की जरूरत है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार, जेंडर इक्विटी और करियर सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा। अन्य देशों जैसे फ्रांस और जापान ने भी जन्मदर बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, फ्री डे केयर और माता पिता दोनों के लिए छुट्टियों जैसी सुविधाएं दी हैं। अगर चीन भी इसी दिशा में ठोस कदम उठाता है तो आने वाले वर्षों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मानसिकता बदलनी होगी और बच्चों को पालने के लिए सुरक्षित, सस्ता और सहयोगी वातावरण बनाना होगा। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।